नमस्कार। आज हम लाइफ साइंसेस के एक ऐसे हैरत अंगेज सफर पर निकल रहे हैं जहां एक सिंगल माइक्रोस्कोपिक सेल से लेकर हमारी इस कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बॉडी के सारे राज खुलने वाले हैं। ये कोई आम ओवरव्यू नहीं है, बल्कि एक डिटेल्ड मास्टर क्लास है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस विश्लेषण में डीप डाइव करते हैं और बायोलॉजी के हर उस पहलू को समझते हैं जो लाइफ को इतना फैसिनेटिंग बनाता है। एक नज़र डालते हैं आज के रोड मैप पर। हम बेसिक्स यानी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी से शुरुआत करेंगे। उसके बाद माइक्रोब्स, प्लांट किंगडम और एनिमल फाइला को एक्सप्लोर करेंगे और आखिर में विटामिन्स और ह्यूमन एनाटॉमी पर आकर इस टॉपिक को रैप अप करेंगे। तो चलिए आते हैं सेक्शन 1 पर, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, द फाउंडेशंस। बायोलॉजी सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, राइट? ये लिटरली एक जायंट ट्री है जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। जैसे अगर स्किन और उसकी बीमारियों के बारे में जानना हो तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड फील्ड है डर्मेटोलॉजी। फंगी की स्टडी करनी हो तो माइकोलॉजी, और बर्ड्स यानी पक्षियों को समझने के लिए ऑर्निथोलॉजी है। कहने का मतलब यह है कि नेचर में हर एक छोटी से छोटी चीज को डीप लेवल पर स्टडी करने के लिए एक डेडिकेटेड ब्रांच मौजूद है। अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, माइक्रोब्स एंड डिजीजेस। एक ऐसी इनविजिबल दुनिया जो हमें अपनी आंखों से दिखती तक नहीं, पर इसका इम्पैक्ट मैसिव है। अगर हम वायरस की हिस्ट्री देखें तो कहानी शुरू होती है साल 1892 में। रशियन बॉटनिस्ट इवानोवस्की ने पहली बार इन्हें डिस्कवर किया था, और वो भी टोबैको प्लांट की पत्तियों में मोज़ेक डिजीज के कारण के रूप में। सोचिए, वही वायरस आगे चलकर प्लांट्स में टोबैको मोज़ेक फैलाता है और हम इंसानों में पोलियो और राबीज जैसी खतरनाक बीमारियों की वजह बनता है। माइंड ब्लोइंग है ना? लेकिन रुकिए, सारे माइक्रोब्स बुरे नहीं होते। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। एक तरफ ट्यूबरकुलोसिस और रस्ट फैलाने वाले हार्मफुल बैक्टीरिया और फंजाई जरूर हैं, तो दूसरी तरफ हमारे पास राइजोबियम जैसे बेनिफिशियल माइक्रोब्स भी हैं जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। और हाँ, लैक्टोबैसिलस को तो हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं, जिसके बिना दही जमाना लिटरली इम्पॉसिबल है। मतलब नेचर ने इस माइक्रोस्कोपिक दुनिया में भी एक परफेक्ट बैलेंस मेंटेन किया हुआ है। सेक्शन 3, प्लांट किंगडम और उनका क्लासिफिकेशन। चलिए अब माइक्रोब से निकलकर मैक्रो वर्ल्ड में चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि इंसानों की तरह प्लांट्स में भी हार्मोन्स होते हैं जो उनकी ग्रोथ कंट्रोल करते हैं? इन्हें फाइटोहार्मोन्स कहते हैं। प्लांट को ग्रो करना हो तो ऑक्सिन चाहिए और सीड जर्मिनेशन के लिए जिब्रेलिन, पर इन सब में सबसे यूनिक है एथिलीन। ये अकेला ऐसा हार्मोन है जो गैसियस स्टेट में मिलता है। फलों को पकाने का जो पूरा प्रोसेस है वो इसी गैस फॉर्म वाले हार्मोन का कमाल है। जब हम इन प्लांट्स को कैटेगराइज करते हैं तो मोनोकॉट और डाइकॉट का डिफरेंस समझना सबसे जरूरी हो जाता है। गेहूं, मक्का और नारियल जैसी चीजें ग्रामिने और पाल्मेई फैमिली से आती हैं, जो कि मोनोकॉट्स हैं। वहीं दूसरी तरफ डाइकॉटिलिडॉन्स में हमारे पास तरबूज और खरबूजा हैं जो क्यूकरमिटेसिए फैमिली से हैं, और सेब या नाशपाती जो रोसासिए फैमिली का हिस्सा हैं। एवरीडे लाइफ की इन आम चीजों का ये साइंटिफिक डिवीजन वाकई दिलचस्प है। अब बात करते हैं सेक्शन 4 की, एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन। ये डाइवर्सिटी तो आपको और भी हैरान कर देगी। इवोल्यूशन का प्रोसेस वाकई मैजिक जैसा लगता है। एक तरफ बिल्कुल सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे प्रोटोजोआ और पोरीफेरा, जिसमें अमोबा और सी स्पॉन्जेस आते हैं। इनके पास ना तो कोई कॉम्प्लेक्स टिश्यू है और ना ही कोई ऑर्गन्स। और दूसरी तरफ हमारे पास कॉम्प्लेक्स फाइला हैं जैसे आर्थ्रोपोडा, जिसमें दुनिया भर के इंसेक्ट्स आते हैं, और कॉर्डेटा, जिसमें शार्क्स और हम इंसान शामिल हैं, एक हाईली एडवांस्ड नर्वस सिस्टम के साथ। ये डिफरेंस अपने आप में दिखाता है कि लाइफ सिंगल सेल से शुरू होकर कहां तक पहुंच चुकी है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5 पर, विटामिन्स एंड न्यूट्रिशन। आखिर इन कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल मशीन्स को चलने के लिए फ्यूल भी तो चाहिए। न्यूट्रिशन साइंस की हिस्ट्री में 1911-12 का समय एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। यही वो वक्त था जब साइंटिस्ट कैज़िमिर फंक ने पहली बार विटामिन शब्द कॉइन किया था। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को 2 हिस्सों में बिल्कुल क्लियर कर दिया। पहला, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जैसे बी और सी जो हमारी बॉडी स्टोर नहीं करती, और दूसरा फैट सॉल्युबल विटामिन्स जैसे ए, डी, ई और के जो एक्चुअली हमारे लिवर और टिश्यूज में स्टोर हो जाते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर काम आ सकें।
हर विटामिन एक स्पेसिफिक रोल और डेफिशिएंसी डिजीज के साथ जुड़ी हैं, जैसे विटामिन ए जिसका साइंटिफिक नाम रेटिनॉल है, अगर कम हो तो नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से स्कर्वी जैसी बीमारी होती है। और विटामिन डी जो हमें धूप से मिलता है, उसकी कमी से रिकेट्स। इनमें से एक भी विटामिन अगर मिसिंग हो तो बॉडी का पूरा सिस्टम हिल सकता है। और अब आते हैं हमारे फाइनल सेगमेंट सेक्शन 6 पर, ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स। इसमें हम डाइजेशन और स्केलेटन पे फोकस करेंगे। ये समझिए कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक हाईली एफिशिएंट असेंबली लाइन की तरह है। खाना जैसे ही अंदर जाता है, लिवर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाज अपना काम शुरू कर देते हैं। ये सारे ऑर्गन्स मिलकर बिल्कुल सिंक्रोनाइज तरीके से अपने जूसेस और हार्मोन्स रिलीज करते हैं ताकि फूड को सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जा सके। पर इस असेंबली लाइन के असली वर्कर्स तो कुछ और ही हैं, जिन्हें हम एंजाइम्स कहते हैं, जैसे सुक्रेज जो सुक्रोज को तोड़ता है, या फिर टाइलिन जो हमारे थूक यानी सलाइवा में मिलता है और स्टार्च को पचाता है। लाइपेज का काम है कॉम्प्लेक्स फैट्स को ग्लिसरीन में बदलना। बिना इन केमिकल वर्कर्स के हम जो भी खाते हैं वो कभी एनर्जी में कन्वर्ट ही नहीं हो सकता। डाइजेशन के बाद अब उस ढांचे को देखते हैं जिस पर हमारा पूरा शरीर टिका हुआ है, हमारा स्केलेटल सिस्टम। ये स्ट्रक्चरली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक्सियल स्केलेटन जिसमें हमारी स्कल और स्पाइन आती है, और अपेंडिकुलर स्केलेटन जिसमें हमारे हाथ और पैर हैं। ये सिस्टम सिर्फ हमें शेप नहीं देता, बल्कि हमारे सबसे डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स के लिए एक शील्ड का काम करता है। 206 ये फिगर तो आपने सुना ही होगा। एक हेल्थी अडल्ट शरीर का ये फंडामेंटल स्ट्रक्चर है। पर क्या आप जानते हैं कि बचपन में जब हम पैदा होते हैं तो हमारे अंदर लगभग 208 हड्डियां होती हैं, जो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं आपस में जुड़कर एग्जैक्टली 206 रह जाती हैं। इस बोन फ्रेमवर्क के बारे में कुछ और फैक्ट सीरियसली अमेज करते हैं। हमारी सबसे लंबी और मजबूत हड्डी फीमर हमारी थाई में होती है, और सबसे छोटी स्टेपीज जो हमारे कान के अंदर होती है और बिल्कुल एक चावल के दाने जितनी होती हैं। इन सारी हड्डियों को एक दूसरे से परफेक्ट पोजीशन में जोड़े रखने का काम लिगामेंट्स करते हैं, और इन्हें मसल्स के साथ जोड़ने के लिए टेंडन्स होते हैं। दिस इंटायर सिस्टम इज प्योरली एन इंजीनियरिंग मार्वल। तो अब पूरे विश्लेषण के बाद एक सबसे बड़ा और अहम सवाल सामने आता है। जरा सोचिए, वो माइक्रोस्कोपिक सेल्स जो हमें दिखते तक नहीं, इतने डाइवर्स प्लांट और एनिमल किंगडम्स और हमारे खुद के ये कॉम्प्लेक्स ह्यूमन सिस्टम्स, ये सब इतनी परफेक्ट और कंटिन्यूअस हार्मनी में आखिर काम कैसे करते हैं? ये कॉम्प्लेक्सिटी और इनका कनेक्शन ही अपने आप में नेचर का सबसे बड़ा चमत्कार है। आज हम जीवन को सुचारू रूप से चलाने वाले उन मूलभूत तत्वों को डिकोड करने जा रहे हैं जिनके इर्द गिर्द हमारा पूरा स्वास्थ्य घूमता है। इस पूरे विश्लेषण को बेहतरीन विजुअल्स के साथ कुछ ऐसे तैयार किया गया है कि हर एक जानकारी बिल्कुल सटीक तरीके से सामने आए और कोई भी जरूरी पॉइंट छूटने न पाए। अक्सर जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान को अलग अलग देखा जाता है, लेकिन आज हम देखेंगे कि कैसे ये दोनों असल में एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम मुख्य रूप से 4 चीजों पर बात करेंगे। पहला, ब्लड शुगर और स्वास्थ्य। दूसरा, संतुलित आहार और ऊर्जा। तीसरा, शरीर के प्रमुख घटक। और चौथा, प्राकृतिक कार्बनिक अम्ल। सीधे आते हैं हमारे पहले टॉपिक पर, ब्लड शुगर और स्वास्थ्य। अक्सर ब्लड शुगर की बात तो होती है, लेकिन असल में इसके सही पैमाने क्या हैं? देखिए, फास्टिंग के दौरान यानी जब पेट बिल्कुल खाली होता है तो एक स्वस्थ शरीर में ब्लड शुगर का स्तर 99 मिलीग्राम से कम होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर खाना खाने के बाद यानी भरे पेट की स्थिति में शरीर इस ग्लूकोज को प्रोसेस करता है और जाहिर है ये स्तर बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी इसे किसी भी हाल में 140 मिलीग्राम से नीचे ही रहना चाहिए। ये सीधा और स्पष्ट अंतर समझने में मदद करता है कि मानव शरीर का मेटाबॉलिज्म भोजन के प्रति कैसे रिएक्ट करता है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, संतुलित आहार और ऊर्जा। हम जो कुछ भी खाते हैं वो ऊर्जा यानी कैलोरी में बदलता है, लेकिन हर इंसान की ऊर्जा की ज़रूरतें एक जैसी नहीं होती। इस चार्ट को देखिए, यह बड़ी ही खूबसूरती से समझाता है कि अलग अलग मेहनत वाले कामों के लिए कितनी कैलोरी चाहिए। हल्के कार्य के लिए पुरुषों को प्रतिदिन लगभग 2400 कैलोरी और महिलाओं को 2100 कैलोरी की आवश्यकता होती है,
जब बात एक सामान्य 8 घंटे की नौकरी की आती है तो यह आवश्यकता बढ़कर पुरुषों के लिए 3000 और महिलाओं के लिए 2500 कैलोरी हो जाती है। और जो लोग शारीरिक रूप से बेहद कठिन काम करते हैं, उनके शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए पुरुषों में 3600 कैलोरी और महिलाओं में 3000 कैलोरी तक की ज़रूरत होती है। सही डाइट प्लान करने के लिए यह डेटा एक बेहतरीन ब्लूप्रिंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे विषय पर, जो है शरीर के प्रमुख घटक। क्या कभी सोचा है कि जीवन की असल नींव क्या है? ये पूरी कहानी कुछ बेहद सूक्ष्म रसायनों पर टिकी है, जिनमें से एक है न्यूक्लिक एसिड। असल में ये है क्या? विज्ञान की भाषा में इसे न्यूक्लियोटाइड्स के एक पॉलीमर या जटिल श्रृंखला के रूप में परिभाषित किया जाता है। और ये श्रृंखला 5 प्रमुख तत्वों से मिलकर बनी होती है: कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस। इन 5 तत्वों का यही सटीक कॉम्बिनेशन धरती पर हर जीवित प्राणी के अस्तित्व का मूल आधार है। और ये न्यूक्लिक एसिड कोई मामूली चीज नहीं है, इसके कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। मुख्य रूप से ये 3 बड़े काम करता है। पहला, जेनेटिकल इनहेरिटेंस यानी आनुवंशिक विरासत, ये सुनिश्चित करना कि गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सही सलामत पहुंचे। दूसरा, शरीर में मौजूद एंजाइमों को कंट्रोल करना ताकि सभी रासायनिक प्रक्रियाएं एकदम सही समय पर हो। और तीसरा, प्रोटीन का संश्लेषण करना, जो शरीर के लगातार विकास और मरम्मत के लिए बहुत ही जरूरी है। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात, न्यूक्लिक एसिड जैसे जटिल रसायनों के साथ साथ एक बहुत ही सरल लेकिन सबसे महत्वपूर्ण घटक भी हमारे शरीर में है। मानव शरीर, जो बाहर से इतना ठोस दिखाई देता है, असल में अंदर से लगभग 65 से 75% केवल पानी से बना है। इसे औसतन 70% माना जा सकता है। यही पानी शरीर की एक एक कोशिका तक पोषक तत्व पहुंचाने और हमारे तापमान को नियंत्रित करने का सबसे जरूरी काम करता है। चलिए अब आते हैं आज के आखिरी और बेहद दिलचस्प टॉपिक पर, प्राकृतिक कार्बनिक अम्ल। वैसे आगे बढ़ने से पहले एक मजेदार बात बता दें। मूल सोर्स में एक बड़ा ही दिलचस्प मेटा नोट लिखा है। इसमें साफ तौर पर बताया गया है कि प्राकृतिक अम्लों का ये अध्ययन तकनीकी रूप से बायोलॉजी का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक घटकों में आता है। विषयों के बीच की ये बारीक रेखा और उनका ये संगम वास्तव में विज्ञान की खूबसूरती है। आइए अब इन कार्बनिक अम्लों की लिस्ट पर विस्तार से नजर डालें। सबसे पहले है फॉर्मिक एसिड, जो लाल चींटियों में पाया जाता है। जी हां, यही कारण है कि चींटी के काटने पर वो तेज जलन होती है। इसके बाद साइट्रिक एसिड है, जो सभी खट्टे फलों में मौजूद होता है और उन्हें उनका वो तीखा खट्टा स्वाद देता है। फिर आता है ऑक्सैलिक एसिड, जिसके स्रोत काफी अनोखे हैं। ये सरेल के पेड़ और खास तौर पर टमाटर के बीजों में पाया जाता है। और एसिटिक एसिड मुख्य रूप से फलों के रस और सिरके में मौजूद होता है, जिसे खाने को लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती, कुछ और भी हैरान करने वाले स्रोत हैं। टार्टरिक एसिड इमली में पाया जाता है, जो हमारे रोजमर्रा के व्यंजनों का अहम हिस्सा है। बेंजोइक एसिड के स्रोत काफी चौंकाने वाले हैं। ये घास, पत्तियों और यहां तक कि मूत्र में भी मौजूद होता है। इसके बाद लैक्टिक एसिड है, जो दूध में पाया जाता है और जिसका संबंध अक्सर हमारी मांसपेशियों की थकान से भी होता है। अंत में ग्लूटामिक एसिड, जो गेहूं में पाया जाता है। सच में हर एक एसिड का अपना एक खास स्रोत है, जो प्रकृति में हमारे चारों ओर बिखरा हुआ है। आज जिन भी तथ्यों और आंकड़ों का हमने इतनी गहराई से विश्लेषण किया है, उनका असली आधार ये शानदार हस्तलिखित दस्तावेज है। ये मूल स्रोत इस बात का सबूत है कि विज्ञान की बारीक से बारीक जानकारी को भी कितने सुव्यवस्थित तरीके से दर्ज किया जा सकता है। ग्लूकोज के स्तर से लेकर कैलोरी चार्ट और प्राकृतिक रसायनों की लिस्ट तक सब कुछ इसी एक पन्ने में समाया है। ऐसे व्यवस्थित नोट्स जटिल विषयों को आसानी से समझने का सबसे बेहतरीन टूल होते हैं। और इसी के साथ आज का ये गहन विश्लेषण अपने अंत तक पहुंचता है। ब्लड शुगर के संतुलन से लेकर शरीर को चलाने वाली कैलोरीज, जीवन का निर्माण करने वाले न्यूक्लिक एसिड और प्रकृति में मौजूद विभिन्न अम्लों तक का यह सफर बेहद ज्ञानवर्धक रहा। अब बस एक विचारणीय प्रश्न पीछे रह जाता है। विज्ञान के इस अद्भुत तालमेल को समझने के बाद अगली बार जब भोजन की थाली सामने आए तो जरा सोचिएगा कि आज उसमें कौन सा प्राकृतिक कार्बनिक अम्ल परोसा गया है, सिट्रिक, लैक्टिक या फिर ग्लूटामिक। ये दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। इस विस्तृत एक्सप्लेनर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।